सो हाय गाइस, आज हम लेके आ गए हैं 18 जनवरी का पेपर। 18 जनवरी का मॉडल पेपर हिंदी का 2025 मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। सो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। देखिए, पहला पैसेज है, नैनो तकनीक से विश्व में नवीन आशा का संचार हुआ है। विश्व में इस तकनीक से मनुष्य को होने वाले लाभ की कल्पना की जा सकती है। नैनो तकनीक ने यह संभव कर दिया है कि मनुष्य अपनी इच्छा से नए परमाणु या उनके समूह का निर्माण कर सकता है तथा उन्हें यथास्थान स्थापित कर सकता है। नैनो तकनीक ने असीमित क्षेत्रों में अपने लिए स्थान निर्धारित किया है। आने वाले समय में जीवन का प्रत्येक आयाम इस तकनीक से आच्छादित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर तथा एड्स जैसे बीमारियों को समाप्त करने में यह सक्षम होगा। ऐसी कल्पना की जा रही है। नैनो तकनीक से बनाई जाने वाली दवाइयाँ किसी साइड इफ़ेक्ट के बिना मरीज को राहत पहुंचाने में सक्षम होगी। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के नैनोज से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। लेकिन विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। वैज्ञानिक का मानना है कि पदार्थों के स्थूल गुणधर्म का परमाणविक गुणधर्म में परिवर्तन नैनोमीटर स्तर पर संभव है। इसी प्रक्रिया को अपनाकर नए पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है जो अपने मूल पदार्थों के गुणधर्म से भिन्न हो। भारत में नैनो तकनीक पर अनुसंधान की प्रक्रिया उस स्तर पर नहीं हुई है जहां से हमारी प्रतिस्पर्धा विकसित देशों से हो सकती है। तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैनो तकनीक से विश्व में चेतना पर क्या असर डाला है। तो हमने शुरू में पढ़ा था, नैनो तकनीक जो है नवीन आशा का संचार हुआ है। नवीन आशा का संचार हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नवीन आशा का संचार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नैनो तकनीक शब्द किन क्षेत्रों में संभव है। तो संभव असीमित क्षेत्रों में संभव है, असीमित क्षेत्रों में भी यह संभव है। नैनो शब्द किस भाषा का शब्द है। नैनो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा है, अरबवां, यहाँ पर पढ़े थे। देखिए, ग्रीक भाषा का शब्द था और अरबवां भाग है, ये सब पढ़ लिए थे। अगला क्वेश्चन है, नवीन का विलोम है। नवीन मतलब होता है नया, नया का विलोम होता है पुराना। अब पुराना प्राचीन का पर्यायवाची है, इसलिए पर्यायवाची जो है वो आंसर सही हो जाएगा। दूसरा पैसेज है, सेवा त्याग तथा दान धर्म का भारतीय सांस्कृतिक चेतना में अत्यधिक महत्व है। भारतीय दर्शन ने जीवन मात्र को ईश्वरीय रूप से माना है। आत्मा तथा परमात्मा के विचार से हमारे जीवन को सहज, सुगम एवं परमार्थकारी बनाया है। सारा विश्व हमारा घर है और हम सभी की भलाई के लिए कामना करें, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन में शुचिता और गंभीरता का समावेश कर इसे सुखी बनाने में सहायक हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रूढ़ियों, अंध परंपराओं से पृथक होकर सेवा मात्र को अपना मार्ग बनावे।
किसी दीन दुखी को देखकर यदि हमारे हृदय में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है तो अवश्य ही हमने अपनी महान संस्कृति और दर्शन से कुछ भी नहीं सीखा है। हमें यह समझना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति भी हमारी तरह हार मांस का जीवित प्राणी है, जिसके भीतर अनुभव करने वाली इंद्रियां हैं। भूख प्यास सबको लगती है। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति भूखा प्यासा वस्त्र विहीन रहता है तो हमारे लिए यह एक गर्व की बात नहीं है। हम लंबी लंबी मोटर गाड़ियों से धूल उड़ाते चलते हैं। आज भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी पाश्चात्य संस्कृति की कलिमा का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हम बंधुत्व और सहानुभूति को भूल जा रहे हैं। तो पैसेज पढ़ लिए, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का महत्व है? अभी हमने पढ़ा कि प्रवृत्ति का महत्व रहा है, यानी सेवा त्याग ध्यान धर्म का महत्व रहा है भारतीय संस्कृति में। अगला है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का सबकी भलाई, पूजा पाठ, धन कमाना, नौकरी पाना। देखिए, नौकरी तो हम कभी भी पा सकते हैं, धन भी कभी कमा सकते हैं, पूजा पाठ तो हम करते ही आ रहे हैं, और सबकी भलाई का परम लक्ष्य होना चाहिए, सबकी भलाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति पर किसका प्रभाव आधुनिक समय में बढ़ता जा रहा है? तो भारतीय समय में जो आधुनिक समय में है, भारतीय संस्कृति पर उपभोक्तावादी का संस्कृति का बढ़ता जा रहा है। हमने पैसेज में पढ़ा था। सुचिता का अर्थ क्या है? हमने सुचिता का अर्थ ही पढ़ा था, पवित्रता। पवित्रता एक व्याकरण का सवाल है। व्याकरण भी आप लोगों को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसेज करना। लगभग व्याकरण में कम सब आते हैं, लेकिन व्याकरण आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से। अगला है, दीन दुखियों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? सहायता का, बच निकलने का, मतलब नहीं रखने का, अस्पृश्यता का। तो हमें सहायता करना होगा। ठीक है, हमें सहायता करना होगा। तो 2 पैसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा पैसेज अब हम कंप्लीट करेंगे। 4 पैसेज करेंगे कुल हम। 1732 में जब मुगल शासक मोहम्मद शाह था, जयसिंह को मालवा का शासक बनाया गया। उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भगाना था, लेकिन जयसिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित रखने के लिए पेशवा ने जागीर प्रथा प्रारंभ की तथा स्थानीय सरदारों को जागीरें प्रदान की। इसी समय सिंधिया को उज्जैन, आनंदराव पवार को धार, होलकर को मालवा तथा तुकोजी को देवास की जागीरें प्रदान की गई। इस प्रकार सिंधिया, होलकर तथा पवार के नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नवीन रियासत मालवा क्षेत्र के नवयुग के प्रदर्शक बने। इन रियासतों ने मालवा की सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित किया। 1741 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 में किसे मालवा का शासक नियुक्त कर दिया? देखिए, मालवा का शासक यहाँ पर लिखा था जयसिंह को नियुक्त कर दिया। यहाँ पर देखिए, जयसिंह को नियुक्त कर दिया। अगला है, मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा आरंभ की?
देखिए, इक्ता प्रथा, जमींदारी प्रथा, सैन्य अधिकार प्रथा, जागीर प्रथा। तो हमने पढ़ा था कि जागीर प्रथा प्रारंभ कर दी गई, ठीक है, कर दी गई। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। अधिकार का विलोम क्या होता है? अधिकार का विलोम दोस्तों, अधिकार का विलोम जो होता है साधिकार होता है, साधिकार होता है अधिकार का विलोम। उसके बाद 21 वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया। तो लास्ट में हम पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि 1741 में 1741 में सदा के लिए क्या हुआ। ये दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, ये साधिकार नहीं अनाधिकार होगा। अधिकार का विलोम जो होता है अनाधिकार होता है। किस वर्ष मालवा सदा के लिए समाप्त हो? 1741 लास्ट में हम पढ़े थे पैसेज के लास्ट में। कौन मालवा के नवयुग के प्रदर्शक बने? नवीन रियासत सॉरी, ठीक है। लास्ट पैसेज कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक आप रुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। अगला पैसेज है, भारत में तीव्र अधिक विकास की दृष्टि से देखें तो शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नई आर्थिक नीति लागू करने से पूर्व शहरीकरण के दुष्प्रभावों की ओर शायद हमारे नीति निर्माताओं की सोच नहीं गई होगी। यही कारण है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीब आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो शोषण के बावजूद भी बेहतर रोजगार अवसरों की अनुपलब्धता के कारण गांव से शहर की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। भारत में अभी शहरी जनसंख्या 38 करोड़ 20 लाख जो 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। शहरी की जनसंख्या में वृद्धि के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति में तेजी आ रही है। इससे गरीबों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। रोजगार की स्थिति गांवों की अपेक्षा शहरों में अच्छी है, लेकिन यह अधिक खुश करने वाला नहीं है। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 6 करोड़ 82 लाख अर्थात 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देख, पहला क्वेश्चन, शहरीकरण किस व्यवस्था की स्वाभाविक प्रक्रिया है? अभी हमने पढ़ा कि तीव्र आर्थिक विकास, शहरी तीव्र आर्थिक विकास। शहरी गरीब निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग। अनुपलब्धता का विलोम होता है। अनुपलब्धता का विलोम शब्द होगा। अनुपलब्धता मतलब जो कि उपलब्ध नहीं है, उसका विलोम उपलब्धता होता है। मलिन बस्तियों में रहने वाले की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी, मूलभूत अनिवार्यता से वंचित, कोई आवश्यकता नहीं, स्थिति लेखा जोखा नहीं। तो पैसेज में इसका चर्चा हुआ है, मूलभूत इसका चर्चा हुआ पैसेज में, हम लोग इसी को राइट मानेंगे। इसका ही चर्चा हुआ पैसेज में। शहरी क्षेत्रों से गरीब संख्या कितनी मानी गई है? 38 करोड़ 6 करोड़ 82 लाख।
6 करोड़, देखिए 6 करोड़ था, 38 करोड़ बोला गया लेकिन 6 करोड़ था, जो कि 20 वर्षों में क्या है 38 करोड़। ये शहरी जनसंख्या है आयोग रिपोर्ट के साथ, शहरी जनसंख्या में बोला गया था, लेकिन गरीब की संख्या इतना ही है। तो वीडियो पे को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। 18 जनवरी का आप लोगों का एग्ज़ाम है, सो इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के पास आते रहेंगे। धन्यवाद।